बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने एजुकेशनल व्लॉग में बहुत खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमारा मेरी उन प्रिंसिपल्स के लिए है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक बेहतरीन और अच्छे स्कूल की जमानत एक अच्छी प्रिंसिपल से ही होती है। स्कूल की क्वींस होती हैं ये प्रिंसिपल्स, और हमारे लिए हमारे ग्राउंड पे हमारा फेस होती हैं वो प्रिंसिपल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का दारोमदार, उनके स्कूल्स का दारोमदार और उनका कम्युनिटी पे इम्पैक्ट की जिम्मेदारी उन प्रिंसिपल्स पे होती है। लेकिन ये हाई परफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, ये जिम्मेदार प्रिंसिपल्स जो हर तरह का वर्कलोड लेती हैं, तमाम प्रेशर बर्दाश्त करती हैं और कम्युनिटी में, मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटिव में बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर, सिलेबस कवरेज से लेकर, टीचर हायरिंग और टीचर एट्रिशन, ये सब चीजें हमारी प्रिंसिपल की मरहून मिन्नत होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। इतना करते करते कभी ऐसा होता है कि अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि इंटेंशनली बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उनके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। और ये इम्पैक्ट्स, आप यकीन करें कि आपके स्कूल की परफॉर्मेंस को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आप गलती कर रही हैं। आज हम उन्हीं गलतियों पे बात करेंगे जो हमें पता ही नहीं वो मिस्टेक्स हो रही हैं, यानी कि वो मिस्टेक से हो गई। तो आइए उनको हम ओवरकम भी कर लेंगे। देखिए, प्रिंसिपल का काम डिसीजन लेना ही नहीं होता सिर्फ, बल्कि प्रिंसिपल का काम सही वक्त पर सही तरीके से डिसीजंस लेना होता है, और ये डिसीजन मेकिंग ही उसके रोल को इफेक्टिव बनाती है और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। तो आज हम बात करते हैं जिन गलतियों पे, तो उसमें सबसे पहली गलती, बड़ी नहीं, पहली गलती ये है कि आपके स्टाफ में बहुत सी टीचर्स होती हैं। आप उनको वक्तन फवक्तन क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, उनकी रेगुलरिटी और प्रोफेशनल एटीट्यूड के टुवर्ड्स, उनकी सीरियसनेस की वजह से एवेल्युएट करते रहते हैं, और ये करना भी चाहिए। लेकिन उसी दौरान आपको अंदाजा होता है कि इस टीचर का पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है, तो आप गैर इरादा, मतलब आपका इंटेंशन नहीं होता, और आपको गैर इरादी तौर पे आप उसको बहुत सारा वर्कलोड देने लगते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है आपकी ओवरलोडिंग हाई परफॉर्मर्स। यानी कि स्कूल में एक पैटर्न होता है, और अगर आप ऑनेस्टली सोचें तो आपने भी यही किया होगा। जो टीचर अच्छा काम करता है उसको हर नया काम दे देना ज्यादती है। बेस्ट टीचर, उसे इवेंट भी दे दिए जाते हैं, उससे मॉनिटरिंग भी मिल जाती है, उससे रिपोर्ट्स भी एनालाइज करवाई जाती हैं, उससे पेपर भी चेक करवाए जाते हैं, रीचेकिंग के प्रोसेस में डाला जाता है। और बाकी टीचर्स, उनके पास उसका मैनेजेबल लोड होता है। यानी कि एक एवरेज टीचर जो है, एवरेज परफॉर्मिंग टीचर, अपने एक मैनेजेबल वर्कलोड पे काम करती है, और शामत किसकी आती है? हाई परफॉर्मिंग टीचर की। प्रॉब्लम क्या होता है इससे? ये टीचर कंप्लेन नहीं करती, ये स्कूल के साथ कमिटेड भी रहती है, लेकिन अंदर से बहुत थक जाती है। इसकी अच्छा परफॉर्म करना ही इसकी सजा बनता जाता है। मुझे याद है एक स्कूल में हमारी मैथ्स की टीचर बहुत अच्छी थी, तो उसको साइंस भी दे दी, उसको साइंस कॉम्पिटिशन्स भी बनाने को दे दिए, उसको जिम्मे ये भी हो गया कि साइंस क्विजेस करे, उसके जिम्मे ये भी हो गया कि मॉडल्स भी डिस्प्ले करे, कोई भी इवेंट हो उसमें साइंस कॉर्नर भी बना दिया जाए। फिर मैथ्स भी उसको दे दिया, साइंस भी उसको दे दिया। फिर इसके अलावा भी जो छोटे मोटे जगहों पे दूसरी क्लासेस के सब्जेक्ट्स जहां पे टीचर्स मैथ्स में कमजोर थी, उसको कह दिया इन बच्चों को आप देख लीजिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2 महीने बाद ही उसकी अपनी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो गई, क्योंकि वो थक गई। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें पता नहीं चलता, हम हाई परफॉर्मर्स को ओवरलोड करना शुरू कर देते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। एक तो कॉमन सेंस की बात है कि अपना वर्कलोड विजिबल करें। हर टीचर का वर्कलोड वर्क चार्ट बना दें कि सबके सामने हो,
ताकि किसी के दिल में ये बात ना आए कि मैं ओवरबर्डन हूं, इसको काम नहीं दिया गया। सबको पता हो कि सबके वर्कलोड में क्या काम है। नंबर दूसरा ये है कि रोटेशन पॉलिसी को रीइंफोर्स करें, यानी कि आप अपनी ड्यूटीज को जो एलोकेट की है उनको रोटेशन पे रखिए। इस हफ्ते आपकी ड्यूटी थी अटेंडेंस को मैनेज करना, अगले हफ्ते आप कर लीजिएगा। पिछले हफ्ते आप देख रही थी क्लास स्कूल का डिसिप्लिन, अगले हफ्ते आप देख लीजिए। इस तरह करके रोटेशन पे लेके आइए ताकि कोई भी एक तो एक सिमिलैरिटी का शिकार ना हो जाए यकसानियत का, और दूसरा हर कोई हर चीज से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्सपीरियंस हासिल करके एक्सपर्टीज डेवलप कर सके। तीसरे नंबर पे टीचर्स को नो कहने की परमिशन दें। अपने स्कूल के एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन को बहुत फ्रेंडली रखिए ताकि वो आपको बता सके, ऐसा रूम क्रिएट हो, ऐसे ताल्लुकात हो कि वो आपको तक आके आपको बता सके कि मैम नहीं, मुझसे नहीं हो सकेगा, मैम आप किसी और को दे दें। उसको ये डर ना हो कि अगर उसने ये कहा तो आप फिर उसको कहीं और इसकी खुन्नस निकालेंगी। नहीं, उसको नो कहने की परमिशन दीजिए। ऐसा कल्चर बनाइए कि टीचर्स बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकें अपना कुछ ना करने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह क्या है। चौथे नंबर पे हाई परफॉर्मर्स को सिर्फ काम नहीं दें, रिलीफ भी दें। अगर उनको आपने एक काम दिया है तो एक जगह से रिलीफ भी दें। ये नहीं कि मैंने उसको ये काम भी कहा तो साथ में वो अपना रेगुलर काम तो कर ही रही है, ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रही है तो किसी और जगह उसको थोड़ी रिलैक्सेशन भी दे ताकि उसको एहसास हो कि मेरी हेड को, मेरी प्रिंसिपल को इस चीज का एहसास है कि उसने मैंने एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है। याद रखिए, अच्छा टीचर रिवॉर्ड डिजर्व करता है, पनिशमेंट नहीं। दूसरी चीज क्या है, दूसरा पॉइंट है जो मिस्टेक हम दूसरी मिस्टेक करते हैं वो है डिलेड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। यानी दूसरी बड़ी मिस्टेक हुई कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर करना। वो मसला वहां का वहां मौजूद है, आपके इग्नोर करने से वो खत्म नहीं हो गया। स्कूल में छोटी छोटी टेंशन्स अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो खत्म नहीं होती, वो ग्रो करती हैं, वो फिर बड़ी होकर मैग्नीफाइंग ग्लास में आपके सामने आ जाती हैं। दो टीचर्स बात नहीं कर रहे, आप सोचते हो चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे, आपस में कॉर्डियल तो है ना। 2 हफ्ते बाद स्टाफ डिवाइड हो जाता है, कुछ इस टीचर के साथ हो जाता है, कुछ इस टीचर के साथ हो जाता है। तो अगर आप शुरू में ही इन दोनों टीचर्स के ताल्लुकात ठीक कर देते, इग्नोर ना करते या चशमपोशी से काम ना लेते, नहीं मैं तो स्कूल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती, ये इनका पर्सनल मसला है, ये ना सोचते, तो वो पर्सनल मसला आपके स्कूल का मसला ना बन जाता। हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है, हम कहते हैं ये उनका पर्सनल मसला है, और जब तक उस पर तवज्जो नहीं देते, जब तक कि वो सबका पब्लिक मसला नहीं बन जाता। तो अपने स्कूल के मसाइल को इग्नोर मत कीजिए। तो क्या करें? नंबर 1, 48 आवर्स रूल, यानी हर इशू 2 दिन के अंदर एड्रेस होगा। आपको आपके नोटिस में एक मसला आया है, उसको 48 घंटे में रिजॉल्व होना ही होना है। दूसरा, न्यूट्रल रहिए, आपका जो रवैया हो वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मेडिटेशन, पहले दोनों साइड्स अलग सुने, फिर एक साथ बिठा के दोनों को सुन लीजिए। ये मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रही हूं जहां पे 2 टीचर्स का कॉन्फ्लिक्ट है आपस में। तीसरे नंबर पे पर्सनालिटी नहीं, आप बिहेवियर को एड्रेस कीजिए। आप प्रॉब्लम हो नहीं, ये सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है, यानी कि वो बंदा प्रॉब्लम नहीं है, जो सिचुएशन हो चुकी है ना वो प्रॉब्लमैटिक है, उसको एड्रेस करना है। आप पर्सनल मत होइए उसके साथ। कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर करना लीडरशिप नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना लीडरशिप होती है। तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम बोलते बहुत है, सुनते कम है, यानी टॉकिंग मोर लिसनिंग लेस। या मैं भी वही करती हूं, आप भी वही करते हैं। ये हम खवातीन की नहीं, ये सबकी, ये तो जेंडर बायस्ड होके कह दिया कि खवातीन की, सबकी मिस्टेक, सब यही करते हैं कि हमारा मसला यही है, वी टॉक मोर एंड लिसन लेस। इससे क्या होता है, स्टाफ मीटिंग में क्या चेंज हो जाती है, टीचर की, प्रिंसिपल की स्पीच में सिर्फ उनका खिताब होता है और बाकी सब चुपचाप सुनते हैं। सच बताइए, आप कितना बोलते हैं और स्टाफ कितना बोलता है उस मीटिंग में? है ना, आप ही ज्यादा बोलते हैं। जब सिर्फ प्रिंसिपल बोलती है तो टीचर्स सिर्फ सुनते हैं,
लेकिन एंगेज नहीं होते। जब कोई मुसलसल बोल रहा होता है ना, तो आप जोन आउट होने लगते हैं, आधी बात सुनते हैं, फिर कुछ और सोच लेते हैं, फिर दोबारा से कैचअप करते हैं। ये हमारा साइकोलॉजिकल ये एक सिस्टम है। आप मुसलसल किसी को मुसलसल नहीं सुन सकते। तो जब आप कम बोलेंगे और सुनेंगे ज्यादा, तो क्या होगा, आपकी बात भी तवज्जो से सुनी जाएगी, और दूसरा उनको बोलने का मौका मिलेगा, तो उनका ओपिनियन भी आप तक पहुंचेगा। 40 मिनट की मीटिंग है, एंड पे एक लाइन, एनी क्वेश्चंस, यानी 40 मिनट आप बोलते ही रहे। 39 मिनट्स के बाद आपने कहा एनी क्वेश्चंस, तो क्या कोई हाथ उठेगा आपके सामने? कोई हाथ नहीं उठता। सिर्फ कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप मीटिंग खत्म करें, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो चेंज कैसे हम करेंगे इस सिचुएशन को? नंबर 1, 70-30 का रूल बना दें। अब इसमें 70 आप नहीं है, 70 आपका स्टाफ है, यानी 70% स्टाफ बात करेगा और 30% आप बोलेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये रूल? मुझे लगता है कि इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका फायदा जब मिलेगा तो आपको ये रूल अच्छा लगेगा। तो आज के बाद मीटिंग में 70-30 के रेशियो से मीटिंग होगी। 70% स्टाफ, 30% आपकी बातचीत। दूसरे नंबर पे हर मीटिंग में 2 टीचर्स को बोलने का चांस दें, जो खुल के बोलें, ताकि हमारे पास तो 3 से 4 टीचर्स होती हैं। उनमें से जो टीचर्स जिनके आपको लग रहा है कि ज्यादा इस टॉपिक पे, जिस एजेंडा के ऊपर मीटिंग है, उनके कंसर्न ज्यादा है, उनको खुलकर बोलने का मौका दें, ताकि वो वेंट आउट कर सके और एक क्लियर माइंड के साथ अपनी क्लासरूम्स में वापस जा सकें। तीसरे नंबर पे आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें। यस नो के आंसर्स एक्सपेक्ट मत करें। उनसे पूछिए कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके नजदीक इसका क्या सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में आप कंफर्टेबल हैं या नहीं है। देखिए, जब लोग बोलते हैं तभी वो सिस्टम का हिस्सा फील करते हैं। अगर सिर्फ आप बोलेंगे तो उनके अंदर ओनरशिप भी नहीं आएगी। चौथी मिस्टेक जो हम करते हैं, मैं भी आप भी, फॉलो अप नहीं करते। यानी इंस्ट्रक्शंस देना लेकिन फॉलो अप ना करना, ये हमारा एक आदत बन गई है, वतीरा बन गया है। इतने काम होते हैं ना बैक टू बैक। जब हम उस सिनेरियो में आए, हमने उस सिचुएशन में इंस्ट्रक्शंस दी और दूसरे हमने सोचा काम हो गया और आगे काम करने लगे। सोचा भी था फॉलो अप करेंगे, लेकिन वो डिले होता ही चला गया। प्रिंसिपल बोल देती है कि लेसन प्लान इंप्रूव करें, हफ्ते बाद कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर मैं जाती हूं अक्सर स्कूल्स में और मैं ये देखती हूं कि लेसन प्लान पीछे भी यही लिखा था, आगे भी यही लिखा है, मतलब फीडबैक यही था कि रिफ्लेक्शन पे काम कीजिए, रिफ्लेक्शन में इन चीजों को ऐड कीजिए, इस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए। तो नेक्स्ट लेसन प्लान जो अगले हफ्ते आया है, उस पे भी वही रिमार्क्स, वही फीडबैक प्रिंसिपल को देने पड़ रहे हैं, बिकॉज कोई इंप्रूवमेंट, कोई प्रोग्रेशन नजर ही नहीं आई। वजह सिर्फ एक है, आपने फॉलो अप नहीं किया, तो उसने अपनी रूटीन चेंज नहीं की। एक दफा फॉलो अप तो करके देखती कि नेक्स्ट लेसन प्लान आने वाला है, वो वाली मिस्टेक्स मत कीजिएगा, प्लीज फीडबैक देख लीजिएगा, प्लीज इसको अपनी आदत बना लीजिए। क्योंकि ये सिस्टम में ऑटोमेटिकली नहीं होता। जो अकाउंटेबिलिटी है, अगर आप जिस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो वहां रेक्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी पड़ेगी, फॉलो अप्स करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे आप फॉलो अप? इसके भी मैं आपको 4 तरीके बता रही हूं, आजमाए हुए हैं, ग्राउंड टेस्टेड है, करके देख लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 1, फॉलो अप कैलेंडर बनाइए। हर इंस्ट्रक्शन का रिव्यू डेट होनी चाहिए। आप सामने बना लीजिए कि ये कहा है इस टीचर को, इस डेट पे मैंने रिव्यू करना है, और एक नजर डाल लिया कीजिए रोज कि आज कोई रिव्यू मेरा रहता तो नहीं है। दूसरा, माइक्रो चेक पॉइंट्स बनाएं। बिग टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें और फिर उनकी टेस्टिंग कीजिए। तीसरा, शॉर्ट क्लासरूम वॉक थ्रूज रखिए। यानी हम फॉर्मली तो जाके क्लासरूम ऑब्जर्व करते हैं, वॉक थ्रूज के जरिए भी वॉक इन जो है, आप फॉलो अप्स के लिए क्लासरूम में आते जाते रहिए। नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस को विजिबल बनाएं। जितना भी आप इस फॉलो अप के जरिए इंप्रूवमेंट आ रही है, एक्नॉलेज कीजिए, बताइए कि वाओ, ये तो आपने इंप्रूव कर लिया,
नेक्स्ट, पिछली दफा मैंने ये कहा था, इस दफा आपने इस पे बहुत काम किया है। जब आप एक्नॉलेज करेंगे ना तो लोग आपके फीडबैक को सीरियसली लेंगे, ताकि वो आगे आप वो नजर में आते हैं। अगर आपने उसने इंप्रूव भी किया, आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो बात वही खत्म हो जाती है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ कहना नहीं है, देखना भी होता है कि उसका काम हुआ या नहीं, जो कहा था वो काम हुआ या नहीं। ये भी लीडरशिप ही का काम है। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे इमोशनल रिएक्शंस। हम बहुत दफा किसी सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हैं। सबसे डेंजरस मिस्टेक ये इमोशनल रिएक्शन देना ही है। गुस्से में डिसीजन लेना, प्रेशर में डिसीजन लेना, जिसको हम अक्सर बाद में रिग्रेट करते हैं क्योंकि वो गलत होते हैं। कंप्लेन आई, आपने बिना वेरीफाई किए टीचर्स को सबके सामने सुनाना शुरू कर दिया, डैमेज हो गया। ये सॉरी से डैमेज कभी भी ठीक नहीं होगा। तो क्या करें? नंबर 1, पॉज रूल रखें। इमीडिएट रिएक्शन देना छोड़ दें। हमेशा मिस्टेक्स की टुवर्ड्स रिस्पॉन्स दें, रिएक्शन नहीं। रिएक्ट करने से चीजें खराब होती हैं, डैमेज होते हैं। उस चीज का रिस्पॉन्स देना है हमें, रिएक्शन नहीं। फर्क को समझ के चलें। नंबर 2, 24 आवर डिले कर दें। यानी मैंने पहले आपको एक टाइमलाइन दी कि 48 आवर्स में प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की स्ट्रैटेजी रखें, और इसमें आपको मैं कह रही हूं कि 24 घंटे के लिए कोई भी डिसीजन डिले कर दें। इसका बहुत फायदा होगा। कुछ तो गर्द बैठेगी उस बात की, समझ ज्यादा आना शुरू होगी, आपकी भी जो एक फौरी रिएक्शन वाली स्टेट है वो काम डाउन होगी। अब चीजें विजिबल होने शुरू होंगी। याद रखें, जब पानी उबल रहा हो ना किसी बर्तन में, तो उस बर्तन की तह आपको नजर नहीं आती। जब आप सुकून में आ जाएंगे ना, तो उस बात की तह तक पहुंच जाएंगे। नंबर 3, पहले लिखें, फिर रिवाइज करें, और फिर आगे भेजें या शेयर करें। इससे आपका एनर्जी लेवल भी चेंज होगा, माइंड स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज होगी। लिखते हुए आपको एहसास भी होगा कि मैं ज्यादती तो नहीं कर रही, या ये सही सोल्यूशन है या नहीं। जब उसको एक दफा रिवाइज करेंगी तो आप इस चीज को और बिल्कुल ऑथेंटिकेट कर लेंगी कि ये चीजें ठीक ही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और फिर इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। नंबर 4, फैक्ट्स वेरीफाई करें, फिर डिसीजन लें। जैसे मैंने आपसे कहा कि उबलते वक्त पानी में किसी बर्तन में पानी उबल रहा हो तो उसकी तह नजर नहीं आती। सबसे पहले आप फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए। जो कंप्लेन आप तक आई है वो कितनी हद तक दुरुस्त है, और फिर उसके बाद उसके फैसले की तरफ जाइए। हर पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को देख लीजिए। कंसर्निंग बंदे से बात कर लीजिए। उस कंप्लेन से रेलेवेंट लोगों की भी राय ले लीजिए, और फिर अपना दिमाग बना के डिसीजन लीजिए। लीडर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसका कंट्रोल नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। यानी आपके स्कूल पे आपका कंट्रोल इतना मैटर नहीं करता जितना आपकी जात पे, आपके फैसलों पे आपका कंट्रोल मैटर करता है। जब हमारी प्रिंसिपल्स अपनी हैबिट्स को, अपनी तरीकाकार को इंप्रूव करती है, तो सिर्फ वो ही नहीं बदलती, बल्कि पूरा स्कूल का कल्चर चेंज हो जाता है। एकदम से माहौल बदल जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैंने इनमें से कौन सी मिस्टेक आपने खुद एक्सपीरियंस की है जो आप कर रही थी अपने स्कूल में। कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आप फेस कर रही थी, जो रियल मिस्टेक आप रिपीट कर रही थी, उसका जिक्र जरूर करूंगी, अगर वो दूसरों के लिए फायदेमंद हुई। कमेंट सेक्शन में अपनी मिस्टेक्स का जिक्र करने के अलावा ये भी बताइएगा कि किस तरह आप किसी मिस्टेक करने से बच भी गए। कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। बहुत इंफॉर्मेटिव कमेंट्स दीजिएगा, टॉपिक रेलेवेंट कमेंट्स दीजिएगा, जिससे मुझे पता हो कि मेरी प्रिंसिपल्स कितना फोकस होकर इस ब्लॉग को देख रही हैं। ये सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूं, ताकि जो बात मैं अक्सर प्रिंसिपल्स मीटिंग में या किसी जगह पे आप लोगों से नहीं कह पाती, या जो लोग मुझसे डायरेक्टली वास्ता नहीं रखते, ये उन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं बेहतरी आए। मेरी प्रिंसिपल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं।
स्ट्रेस में, वर्कलोड के साथ, डेडलाइंस को मीट करते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, कम्युनिटी के सोशलाइजेशन के काम और तालीमी काम, सब फील्ड्स में बेहतरीन है। और ये जो मैंने 4-5 मिस्टेक्स आपको गिनवाई हैं, यकीन करें ये अनइंटेंशनली होती हैं हमसे, हमारी पर्सनैलिटी में ये बात आ जाती है। तो हमने बस इनको ओवरकम कर लेंगे तो मामला तो बेहतरीन हो जाएगा। इस ख्याल के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ आपके लिए आसानियां पैदा करे, आप भी दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए। अल्लाह हाफिज। दोबारा मुलाकात होगी हमारे दूसरे व्लॉग में, आपके ही किसी दूसरे मसले के साथ या दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं दोबारा अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर याद से कीजिए। अल्लाह हाफिज।